हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के 3 न्यूमेरिकल 4.11, 4.12, 4.13 एनसीईआरटी के अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, शुरू करते हैं 4.11 से। तो क्वेश्चन 4.11 क्या कहता है, ये आपके स्क्रीन पर भी है। इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 G, 1 G is equal to 10 raised to the power minus 4 Tesla is maintained. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 raised to the power 6 meter per second. बहुत बढ़िया। Normal to the field. Normal to the field है direction. Explain why the path of the electron is a circle. Determine the radius of the circular orbit. दे रखा है equal to 1.5 into 10 raised to the power minus 19, me equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। सही है बच्चों? करो इसे, मैं भी करता हूं सॉल्व। आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड तो बहुत होते हैं स्क्रीन पॉज करने के लिए। ठीक है, फिर मैं करता हूं सॉल्व। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, उस पर मान लो चार्ज Q है, वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सही है। तो वेलोसिटी वेक्टर v और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b, इनके बीच का एंगल है थीटा, और ये हमें दे रखा है 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो फोर्स हो जाएगा ई वी बी। तो ये तो फोर्स है साहब, और इस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, लेकिन उसकी स्पीड सेम रहती है। यानी ऐसी वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और लेकिन डायरेक्शन हर क्षण बदल रही है। तो जब पार्टिकल इस तरीके से मूव करे कि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे लेकिन डायरेक्शन बदले, तो क्या किस पाथ पे मूव करता है? सर्कुलर पाथ पे। अब बात ये होती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? वो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है इस मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, लिख लेते हैं चलो, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, mv स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर, और मैग्नेटिक फोर्स होगा ई वी बी। सही है बच्चों, ये बात यहां तक समझ में आ गई बात। अब यहां से रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ निकल जाएगी। ये जो r है, r इक्वल टू, r यहां गया, ये नीचे आएगा, mv स्क्वायर अपॉन ई वी बी। तो ये v कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और ये हो गया एम वी अपॉन ई बी। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये वैल्यू रख देते हैं हम, इसे रब कर देते हैं। सारी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में दे रखी है। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है आपको? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, ये केजी में दे रखा है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 6। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। मेरे पास जो बुक है वहां 1.5 है, ठीक है, लेकिन वो होता तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 है, तो मैंने वही ले लिया डायरेक्टली।
इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है 6.5 जी। जी है तो इसको 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करा तो ये टेस्ला में आ गई। तो ये रेडियस आपकी निकल के आ जाएगी। चलो इसे कैलकुलेट करो। तो ये जब रेडियस आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आई 4.2 इंटू 10⁻, बताओ, -2 मीटर। ये मीटर में आएगी। दिस इज योर आंसर। आंसर को आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, 4.2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ पे चलता है और सेंट्रीबिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीबिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r और दिस इज इक्वल टू EVB। ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये जो कंसेप्ट अगर आपको पता चल गया तो ये इस तरीके का न्यूमेरिकल बहुत आता है, बहुत आता है, ठीक है। नोट कर लो इसको, कंसेप्ट को। चलो अब अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन 4.12 ये 4.11 के कंटिन्यूएशन में है। इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन? एक्सप्लेन। निकालो इसे, करो सॉल्व। बच्चों ये देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/v। आर का फॉर्मूला हम क्वेश्चन 11th में निकाल चुके हैं। तो टी हो जाएगा आपका 2π/v। आर की जगह हम वो फॉर्मूला रखेंगे जो हमने निकाला था, वो है आपका mv/e/b। बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहां वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी तो टी हो जाएगा आपका 2πm/e/b। आ गई ये बात समझ में? अब यहां से देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले से 1/t। तो यहां आ गई फ्रीक्वेंसी EB/2πm। ये है आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है क्या वेलोसिटी पे? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की कुछ भी स्पीड हो, चाहे बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्पीड या कह लो वेलोसिटी वाला फैक्टर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में है ही नहीं। तो आप ये लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। ये अब हमें क्या निकालना रह गया बताओ? अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड। सारी वैल्यू हम रखेंगे और फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो एफ के फॉर्मूले में वैल्यूज रख देते हैं। ई की क्या वैल्यू होती है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला डिवाइडेड बाय 2π। 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय m। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो इसे फटाफट सॉल्व कर दो। ये आपका आएगा 18.2 इंटू 10⁻6। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। बिल्कुल सही बताई, वेरी गुड। अब इसको हम मेगाहर्ट्ज में भी लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। मेगाहर्ट्ज मींस 10⁻6। ये हो जाएगा 18.2 मेगाहर्ट्ज। ये हो गया आपका आंसर। सही है बच्चों, आ गई ये बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
क्वेश्चन 4.13 A circular coil of 30 turns and radius 8 centimeter carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. कितना मैग्नीट्यूड है? 1 टेस्ला का. The field lines makes an angle of 60 degree with the normal of the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. इसका सेकंड पार्ट भी है B. Would your answer change if the circular coil in A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? All other particulars are also unaltered. सही है? तो समझो और करो. 2 सेकंड बाद मैं करता हूं. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सर्कुलर कॉइल को घूमने से रोकना है. यही तो करना है. और वो घूम क्यों रही है? क्योंकि उस पर टॉर्क लग रहा है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है. तो जितना टॉर्क उसे घुमा रहा है उतना ही टॉर्क अपोजिट लगा दो, कॉइल घूमना बंद हो जाएगी. तो भाई कितना टॉर्क है जो कॉइल को घूमने से रोकेगा? उसकी डेरिवेशन करी थी हमने. तो टॉर्क होगा आपका N I A B साइन थीटा. सबकी वैल्यू दे रखी है. आओ धीरे धीरे रख लेते हैं वैल्यू. N इज नंबर ऑफ टर्न्स. कितने दे रखा है? 30. I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई? क्वेश्चन में दे रखा है 6. A एरिया ऑफ द कॉइल. सर्कुलर कॉइल है इसलिए एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. पाई इंटू आर स्क्वायर. रेडियस कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर. उसे मीटर में कन्वर्ट कर दो. 8 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर. तो ये एरिया हो गया. फिर से समझ लो बच्चों, ये एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर. ये वाला, ये रेडियस जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. सही है. फिर है मैग्नेटिक फील्ड. वो दे रखा है 1 टेस्ला. साइन थीटा. थीटा दे रखा है 60 डिग्री. साइन 60. सही हो गया. ये डिग्री और लगा देते हैं. साइन 60 कितना होता है? √3/2. चलो अब इसे कैलकुलेट करो. पाई को रख लोगे 3.14. करो फटाफट कैलकुलेशन. आप तो एक्सपर्ट हो गए हो. ये आपका आएगा 3.13. क्या यूनिट होगी टॉर्क की? न्यूटन मीटर. दिस इज योर आंसर. ये तो आपका ए पार्ट का आंसर हो गया. अब बी पार्ट थ्योरेटिकल है. क्या कह रहा है? देखो, बी पार्ट ये कह रहा है कि साहब अगर सर्कुलर कॉइल की जगह हम कोई और शेप यूज कर लें. कोई और शेप, जैसे कि मान लो हमने स्क्वायर शेप यूज कर ली, रेक्टेंगुलर शेप यूज कर ली, या कोई अजीब सा इर्रेगुलर शेप यूज कर ली, तो टॉर्क पे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ, इस फॉर्मूले को देख के क्या टॉर्क पे कोई फर्क पड़ेगा? ये बात भी लिखी हुई है कि बाकी सारे पैरामीटर सेम रहेंगे. N I A B थीटा सब सेम है. एक बात गौर करो, क्या एरिया सेम है? हाँ, एरिया भी सेम है. बस शेप चेंज हो रही है. कॉइल की शेप चेंज हो रही है, उसका एरिया चेंज नहीं हो रहा. तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर एरिया चेंज नहीं हो रहा तो टॉर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यही बात लिख लो. सिंस द टॉर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ द कॉइल एंड अदर पैरामीटर्स लाइक एरिया, करंट, मैग्नेटिक फील्ड आर अनचेंज्ड, therefore the torque acting on the coil will not change. ये आंसर होगा बी पार्ट का. हिंदी में बताऊं कि टॉर्क जो है वो कॉइल के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, उस पर निर्भर नहीं करता है. वो सिर्फ निर्भर करता है तो एरिया पे. एरिया
नहीं बदल रहा। इसके अलावा बाकी पैरामीटर्स, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और थीटा भी नहीं बदल रहा है, इसलिए टॉर्क भी नहीं बदलेगा। ये आंसर होगा। तो ठीक है बच्चों, हो गया आपका ये क्वेश्चन भी। जो मैंने बोला है इंग्लिश और हिंदी में उसे लिख लेना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है? ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए बाय, सी यू। ठीक है।